पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी के साथ आज द्विपक्षीय बातचीत, कई अहम समझौतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। रक्षा ऊर्जा संबंधों को मजबूत करेंगे, द्विपक्षीय व्यापार को भी मजबूती देंगे। तो पूरी दुनिया की नजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच होने वाली इस बैठक पर है। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। पुतिन की किन किन मुद्दों पर बात होगी, किन किन मसलों पर बात होगी, कौन सी बड़ी डील होने वाली है भारत और रूस के बीच, सभी की निगाहें इस ओर हैं। और आपको बता दें, अब से कुछ वक्त में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। आपको सीधे लिए चलूंगा राष्ट्रपति भवन उस वक्त जब पुतिन के लिए यह सम्मान होगा और बहुत खास मेहमानों को ही इस तरह का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। जी, और राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में उनको 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। अब आपने कल देखा था जब राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे थे भारत, तो एक गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें एयरपोर्ट पर दिया गया, लेकिन जो पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर है वो उन्हें आज राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा। और राष्ट्रपति भवन में उनको इस आधिकारिक पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही एक रात्रि भोज है जिसमें कई बड़े मेहमान आमंत्रित हैं। और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राजीव रंजन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा बात जानकारी के साथ। राजीव, बहुत खास मेहमानों को ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और पुतिन को 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी राष्ट्रपति भवन में। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, स्वागत की पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है और विजय चौक पे देखिए भारतीय तिरंगा नजर आ रहा है और रूस के जो झंडा है वो नजर आ रहा है। और 11 बजे के आसपास जो है राष्ट्रपति पुतिन जो है राष्ट्रपति भवन जाएंगे और राष्ट्रपति भवन का जो इलाका है सामने जो खुला प्रांगण है जिसको फोर कोर्ट कहते हैं, वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तीनों सेनाओं की टुकड़ी होता है और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको बकायदा गार्ड का निरीक्षण किया जाता है। और उसके बाद जो राष्ट्रपति का जो स्वागत जो है प्रधानमंत्री और जो हमारे राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू वो करेंगी और उनके बाद गणमान्य व्यक्तियों से मिलाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि हर हेड ऑफ स्टेट को गार्ड ऑफ ऑनर या सेरेमोनियल रिसेप्शन के राष्ट्रपति भवन में नहीं मिलता है। जो राजकीय जिनकी यात्रा होती है और जो खास हमारे मेहमान होते हैं, और 21 तोपों की सलामी भी उन्हीं को दी जाती है जैसा पुतिन को दिया जा रहा है। जी जी राजीव, जरा तस्वीरें दिखाइए और जरा जो दिल्ली के दर्शक हैं उन्हें अगर आप बता सके, आपके पास कोई इनपुट हो आपके पास या रवीश के पास, कि ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, जो लोग सुबह सुबह ऑफिसेस के लिए निकल रहे हैं किन रास्तों का इस्तेमाल ना करें। रवीश, अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई इन्फो हो। जी बिल्कुल सोहेल, क्योंकि कई सारे जो रास्ते हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आईटीओ से अगर आप गुजर रहे हैं तो यहां पर आपको जो ट्रैफिक डाइवर्जन का सामना करना पड़ेगा। इस रास्ते को, ये जो आप देख रहे हैं कि राजघाट से आईटीओ की तरफ जाता है, इस रास्ते को कुछ देर के बाद में बंद कर दिया जाएगा। और न सिर्फ आईटीओ वाले रास्ते को, बल्कि आईटीओ से अगर आप लक्ष्मी नगर की ओर जाते हैं तो विकास मार्ग के रास्ते में भी कई सारी जगहों पर डायवर्जन किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, लुटियन जोन के भी कई सारे रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है। क्योंकि राजघाट पर कुछ देर के बाद में तकरीबन 11:30 बजे व्लादिमीर पुतिन यहां पर आएंगे महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए। तो यहां भी आसपास जो है वो 5 लेयर की जो सिक्योरिटी है उसको पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। दिल्ली पुलिस जो है वो यहां पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है, एनएसजी के भी कमांडो यहां पर लगे हुए हैं। तो 11:30 बजे जो है वो व्लादिमीर पुतिन यहां पर, चूंकि राजघाट जो है वो महात्मा गांधी जी की समाधि है, अहिंसा के सबसे बड़े अग्रदूत रहे हुए हैं, तो यहां से शांति और सद्भाव का एक तरीके से संदेश लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री खुद ये बोल चुके हैं कि ये सदी युद्ध की सदी नहीं है। तो ऐसे में राजघाट से एक शांति का जो संदेश है, अहिंसा का जो संदेश है, उसको यहां से लेकर जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन का अकेले आने का यहां पर कार्यक्रम है, लेकिन जैसा सोहेल आपने पहले भी देखा है, आप जैसा बता रहे हैं, राष्ट्रपति प्रोटोकॉल है उनको थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे जहां उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर होंगी, एक एक तस्वीर आपको हमारे सहयोगी दिखाएंगे। लेकिन इस बीच बता दूं कि पूर्व राजदूत प्रभु दयाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ हैं, मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अपने सारे मेहमानों से भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु जी, पहले आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? कल आपने राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत देखा, वो भव्य डिनर भी देखा जिसके लिए वो प्रधानमंत्री आवास गए। आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है, लेकिन अभी से चर्चाएं दुनिया भर में हो रही हैं इस विजिट की। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि चर्चाएं दुनिया भर में हो रही हैं, क्योंकि ये विजिट है ही बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई।
पुतिन साहब के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद गए उनको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए और दोनों नेता साथ एक गाड़ी में बैठ के आए। तो ये दर्शाता है कि दोस्ती कितनी अच्छी है और भारत की ये कोशिश है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करें। देखिए, हम अपनी जो रशिया के साथ दोस्ती है उसको कहते हैं स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो हम, जैसे अमेरिका हम पे दबाव डाल रहा था कि आप रूस से ऐसे तेल ना खरीदिए, आप रूस को से दूरी बनाइए, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी परस्यू करते हैं। और ये विजिट ये दर्शाता है कि हम इस बात पे बिल्कुल मजबूत हैं और दबाव में नहीं आएंगे। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत होगी, जैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, इंडिया से एक्सपोर्ट्स कैसे ज्यादा किए जाएं, डिफेंस एंड मिलिट्री पार्टनरशिप को कैसे मजबूत किया जाए, एनर्जी और न्यूक्लियर कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए। और एक नया मुद्दा जो है वो लेबर मोबिलिटी का है, क्योंकि उम्मीद है कि एक एग्रीमेंट साइन होगा जिसके तहत भारत से स्किल्ड लेबर्स और स्किल्ड। बड़ी बात है दयाल साहब, जो बात आप स्किल्ड लेबर की कह रहे हैं, सबकी नजरें निगाहें इस तरफ इसलिए भी हैं कि भारत में जो काम करने वाले लोग हैं बहुत स्किल्ड लोग हैं, शायद जिन्हें नौकरी की भी बहुत जरूरत होगी, उनके लिए एक बड़ा मौका होगा। भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है। हमारे साथ हिमांशु शेखर हैदराबाद हाउस से जुड़ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात भी होनी है। हिमांशु, अगर आपके पास कोई इनपुट हो, कोई जानकारी हो, जरा दर्शकों को बताइए कितने बजे मुलाकात होगी और क्या कुछ इस मुलाकात में बातचीत होगी? देखिए, ठीक 11:50 पर जो एनुअल समिट मीटिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ, वो शुरू होगी। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनयिक पहलू है पुतिन के भारत दौरे का। हाँ, हमें पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है और भारत पर 25% की पेनल्टी भी उन्होंने लगाई थी, क्योंकि भारत रूस से बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात कर रहा था। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि यूक्रेन पर इन्वेजन के बाद रशिया पर भी बहुत स्तर पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं। और इसकी वजह से भारत और रूस का एक साथ आना, मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव का एक संकेत माना जा सकता है। उसका एक राजनयिक, एक डिप्लोमेटिक सिंबलिज्म कल एयरपोर्ट पर दिखा, जब प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट गए पुतिन को रिसीव करने के लिए। और इस संदर्भ में आज जो समिट मीटिंग होगी उसके दो सबसे अहम पहलू हैं, 3 मैं कहूंगा। पहला, डिफेंस टाइज, किस तरह सामरिक जो संबंध है उनको मजबूत किया जाए। S-400, कई दूसरे डिफेंस सिस्टम्स हैं, Su-57 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं, इनकी डील को लेकर बातचीत होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात आर्थिक संबंधों का आपने भी अभी जिक्र किया। जो एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी है, यानी जो भारतीय नागरिक रूस जाकर काम करना चाहता है उसके लिए कैसे एक व्यवस्था खड़ी की जाए, इस पर बात होगी। दूसरा, आपको पता है अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है 2 बड़ी रशियन ऑयल कंपनीज पर, और जिनसे भारत बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल का आयात करता है। तो एक दबाव भारत पर है अमेरिका का। ऐसे में कैसे भारत रूस से जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, न सिर्फ कच्चा तेल बल्कि गैस और कई दूसरे जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, उनका आयात कैसे बहाल रखा जाए, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा आज की बातचीत का। भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल हो रही है उससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि रूस से कच्चे तेल का आयात जो है वो बहाल रखा जाए। यहाँ आपको मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि रूस से जो कच्चे तेल का निर्यात हो रहा है उसका करीब 38% भारत पहुंचता है। भारत दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है रशिया से, चीन के बाद। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा लाखों भी है, करोड़ क्योंकि का अमेरिका बार-बार और डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह चुके हैं कि इस व्यापार को कम करना चाहिए और रूस से तेल खरीदना बंद करे भारत। लेकिन इस सब के बीच मुझे लगता है कि रूसी राष्ट्रपति जब यहाँ आए और उससे पहले उन्होंने जो बड़ा बयान दिया, मेजर जनरल मैस्टन, उन्होंने कहा कि भारत को अपने नेतृत्व पर गर्व होना चाहिए। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने भी एक संदेश दिया कि अडिग रहकर ही हम दोनों देश अपने सहयोग को आगे बढ़ा पा रहे हैं। बिल्कुल सुचरिता, आपने बिल्कुल सही बोला है। देखिए, भारत की जो आज छवि है और जो हमने एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक रास्ता चुना है, मेरे ख्याल वो वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है। दूसरा, मेरे को लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने भी ये कल इंटरव्यू में बोला था कि भारत और रशिया ग्लोबल साउथ के एक लीडर्स होने चाहिए, हम एक ग्लोबल साउथ की एक वॉइस होनी चाहिए। कारण ये है कि जब से ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ था उससे बाद ये पूरी वर्ल्ड की डोमिनेंस वेस्ट के द्वारा हो रही थी और बेसिकली टू पुट इट ब्लंटली यूनाइटेड स्टेट्स।
तो वही एक सेंटर बन रखा था। आज की तारीख में अभी मल्टीलेटरल वर्ल्ड में मेरे ख्याल भारत और रूस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और ये एक साफ साफ दिखाता है कि हम कितना बढ़िया काम कर सकते हैं, वो बीइंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो मेरे को लगता है कि, और जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला है कि जो भारत की लीडरशिप है वो बहुत फर्म है, भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, हमें पूरा अधिकार है, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो टैरिफ्स लगाया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये जो रशियन कंपनीज में भी जो लूको ऑयल है या रोजनेफ्ट है, इस पर भी इन्होंने कर दिया है। मेरे को लगता है आज की मीटिंग में और कल भी जो इन्होंने डिनर मीटिंग की होगी, इस पर कोई रास्ता निकाल लेंगे, ट्रेड चलेगा और बढ़ेगा। इससे एक बात साफ है कि भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है, हमारी ना किसी से दुश्मनी है, हमारी दोस्ती सबसे है। चाहे वो ट्रंप इन तस्वीरों को देख रहे हो जो पुतिन से मुलाकात की रही हो। हमारे साथ पल्लव मिश्रा जुड़ रहे हैं आईटीसी मौर्या से, जहां रुके हुए हैं पुतिन। पल्लव, क्या इन्फो है, जानकारी आपके पास है? किस वक्त पुतिन निकलने वाले हैं, कहां जाएंगे और क्या रूट होगा उनका? बेशक वहां आम लोगों की आवाजाही बंद होगी। बिल्कुल सुहेल, जो आम लोगों की आवाजाही है वो यहाँ पे बंद है, और सुरक्षा इस तरीके से है कि जो आईटीसी मॉल है वहाँ से करीब 500 मीटर दूर जो है मीडिया को रोक दिया गया है। और यहाँ पे आप देखिए, मैं अगर हमारे जर्नलिस्ट दिखा सकें कैमरे के पीछे से जो है वो कैसे यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। हर आने जाने वाले की यहाँ पर निगरानी की जा रही है, और सड़क के दोनों तरफ जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, और पूरे इलाके को, यानी जो पूरा ये होटल है उसको चारों तरफ से पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और लगातार जो वीआईपी मूवमेंट्स हैं वो यहाँ पर हो रही हैं, और बताया जा रहा है करीब 11:15 के करीब जो है पुतिन जो है निकलेंगे। उसी के मद्देनजर जो पूरा रास्ता है उसको खाली कराया गया है, क्योंकि किस रास्ते से निकलेंगे उसको लेकर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। और जहाँ जहाँ जाना है उन हर जगहों पे उन जवानों को तैनात रखा गया है, हर एक जगह की निगरानी की जा रही है, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पर भी कोई लापरवाही न हो। और इसी को लेकर तमाम जो सड़कें हैं, चाहे लुटियंस की कोई सड़कें हो, या सामने देखिए जहाँ पे आपको ये पीली बस दिख रही है उसके ठीक सामने ही आईटीसी मॉल है, वहां पर भी ट्रैफिक को रोका गया है। बिल्कुल, इन तस्वीरों को आगे भी दिखा रहे हैं, क्योंकि यहीं से राष्ट्रपति पुतिन का काफिला निकलेगा, और जैसा आपने दर्शकों को बता रहे हैं सीधे राष्ट्रपति भवन जाएगा, जहां उन्हें एक सेरेमोनियल वेलकम दिया जाएगा। अखिलेश जी के पास चलते हैं। अखिलेश जी, अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ लगाए हैं, रूस ने कहा हम तेल का जो खपत है वो और ज्यादा बढ़ा, तेल की जो खेप है और ज्यादा बढ़ा देंगे। वहां पर H1B वीजास पर अगर तनाव हुआ तो यहां पर एक लेबर मोबिलिटी जो एक अग्रीमेंट है वो आ गया, यानी रोजगार बढ़ाने के लिए भारत के लिए। तो एक तरह से जो वहां से दबाव आ रहा है उसकी काट रूस दे रहा है। अखिलेश जी को मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे सुनाई दे रहा है। बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि जितनी भी दिक्कतें हैं अमेरिका का, उनको हल करने का प्रयास रूस अपनी ओर से कर रहा है। कि जो बातचीत मुख्य रूप से आर्थिक केंद्रित रहने जा रहे हैं तो रूस से भी उसको जी, मुझे लग रहा है अखिलेश जी की आवाज नहीं आ पा रही है सुहेल, लेकिन ये बड़ी बात है, हम इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर इन दो राष्ट्रीय अध्यक्षों की, इन पर पूरी दुनिया की नजर है। इसकी बात हम लगातार कल से अपने मेहमानों से कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों है इसको भी समझना जरूरी है। जरा एक बार हिमांशु के पास चले जाते हैं। हिमांशु जी, जरा आप बताइए, क्योंकि जो बात मैंने अभी कही, रूस पूरी कोशिश कर रहा है कि वो भी एक कदम आगे बढ़े, एक नहीं मुझे लगता है 10 कदम आगे बढ़े भारत का सहयोग करने के लिए, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि ऐसे समय में जब दुनिया भर के देश उस पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, उससे दूरी बना रहे हैं, भारत 10 कदम आगे बढ़कर साथ निभा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था पुतिन के दौरे से पहले कि भारत और रूस को जो मौजूदा 68 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है, 68 बिलियन डॉलर, उसको बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर भारत और रूस करना चाहते हैं 2030 तक। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संदेश इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी छिपा होगा, जो लगातार भारत पर दबाव बनाते रहे हैं कि वो रूस के साथ कम व्यापार करे। दूसरी तरफ रूस पर कई स्तर पर प्रतिबंध लगाया गया है, और रशियन ऑयल जो दो बड़ी कंपनियां हैं उन पर भी अमेरिका 21 नवंबर से प्रतिबंध लगा चुका है।
तो ऐसे वक्त पर जब पुतिन लगातार राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दबाव बनाने की कोशिश भारत और रूस पर कर रहे हैं, दोनों देशों के सबसे बड़े नेताओं की एनुअल समिट मीटिंग और साथ में आर्थिक व्यापार को 68 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर का टारगेट तय करने का फैसला एक बड़ा संदेश है अमेरिका को। और मुझे लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ढांचा बदला है, रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रंप ने जिस तरह से भारत समेत दुनिया के कई देशों पर लगाए, भारत और रूस को लगता है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई नई संभावनाएं खड़ी हुई हैं और भारत और रूस को एक साथ अगर वो आते हैं तो हम दोनों देश जो है इसका काफी फायदा उठा सकते हैं। और एनुअल समिट मीटिंग जो है वो उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मुझे लगता है 1:50 पर जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मीडिया को संबोधित करेंगे तो वो बड़ी तस्वीर, वो बड़ा संदेश दुनिया के सामने आएगा कि आने वाले समय में भारत और रूस आपसी आर्थिक और सामरिक संबंधों को आगे किस ओर ले जाएंगे किस ओर। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब भी मौजूद हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर साहब, कल हमने देखा, कल एक ट्रंप का भी ट्वीट आया, पुतिन साहब के आने से पहले फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के राजदूत ने भी कुछ लिखा ऐसा, जिस पर जो है भारत ने भी रिएक्ट किया। ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान जब पुतिन से मिलता है तो बाकियों को बहुत परेशानी होती है? सबसे पहली बड़ी बात जो ये है कि जब भी कोई देश बड़ी शक्ति के तरह से उभरता है, जैसे भारत उभर रहा है और कोशिश कर रहा है कि 2047 तक 30 या 35 ट्रिलियन इकॉनमी बनने की कोशिश में है, तो जाहिर है बड़ी शक्तियों के साथ लगातार तनाव और टकराव बढ़ेगा, सभी शक्तियों के साथ बढ़ेगा और तालमेल लगातार बनाने की कोशिश होगी। इसीलिए आप देखें इस वक्त भारत की जो ये मेजबानी है शिखर वार्ता की राष्ट्रपति पुतिन के साथ, उसमें भारत का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि भारत को विकसित भारत बनाने में ये जो हमारा हिस्सेदारी है ये किस तरह से योगदान दे सकती है। और उसके लिए भारत को बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, ऊर्जा के स्रोत चाहिए होंगे और ऐसे स्रोत जिन पर भरोसा किया जा सके, तकनीक चाहिए होगी, निवेश चाहिए होगा और खासकर रक्षा के मामलों में आयात नहीं हिस्सेदारी चाहिए होगी। और रूस अकेला देश है जो रक्षा की तकनीक में हिस्सेदारी बनाने में सक्षम और काबिल रहा है। एक ब्रह्मोस उसका बहुत बड़ा उदाहरण है जो आज बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपेटिटिव निर्यात का एक हथियार है भारत का। तो भारत को आगे बढ़ने में रूस का क्या योगदान हो सकता है ये भारत की ओर से और भरोसेमंद भी। उसी तरह से राष्ट्रपति पुतिन जो पिछले 4 सालों से विदेश नहीं जा पा रहे थे, हाल ही में सितंबर में चीन में गए थे, उसके बाद पिछले सप्ताह बिश्केक में गए थे सीएसटीओ के शिखर सम्मेलन में। स्वर्ण जी, एक सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी, प्रभु जी अगर आपसे वो सवाल ले सकूं। सब जानते हैं कि रूस के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर चीन भी है, तो ऐसे में चीन को साथ रखते हुए भारत को एक प्राथमिकता रूस कैसे देता रहेगा, ये सवाल कई देश पे उठते हैं। देखिए, फॉरेन पॉलिसी में ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि आप चूज करें कि हम इसको प्राथमिकता देंगे या इसको देंगे। आप एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं कि जिसके साथ आपकी दोस्ती अच्छी हो, आप आगे बढ़ाना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो रूस भी चीन के साथ अच्छी दोस्ती बनाए हुए और अपने कुछ जो उसके हित हैं उनमें कार्य करते हैं उसकी ये दोस्ती, और भारत के साथ भी ऐसे करना चाहिए। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि हमारे चीन के साथ थोड़ा बहुत तनाव पिछले कुछ समय में रहा है, तो उसको देखते हुए ये सवाल बार बार पूछा जाता है। प्रभु जी बिल्कुल, ये सवाल उठता है कि अगर कोई देश चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाता है तो क्या उससे जो प्रभाव पड़ेगा हमारी दोस्ती पर वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है कि हर कंट्री अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देखता है, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देखते हैं। हम चाहते हैं कि हम रूस के साथ अपनी दोस्ती को तंदुरुस्त करें, साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे हों। तो हम एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के रास्ते पे चलते हैं, तो दूसरे देश भी ऐसा ही करते हैं। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि हमारे साथ अच्छे रिश्ते बनाने के साथ साथ रूस जो है अपनी जो चीन के साथ उसकी बहुत मजबूत दोस्ती है उसको भी कायम रखना चाहता है। जी संजय साहब, मेरा सवाल आपसे, जब बात रूस की हो रही है, रूस से हम हथियार खरीदते हैं, अमेरिका से भी हथियार खरीदते हैं, रूस भी हमारा दोस्त है, अमेरिका को भी हम अपना दोस्त बताते हैं। सर ये बताइए, हथियार किसके ज्यादा भरोसेमंद है और दोस्ती किसकी ज्यादा भरोसेमंद है? साफ लफ्जों में
दोस्ती तो रूस की भरोसेमंद है, कोई डाउट नहीं है, वो टाइम टेस्टेड है। और एक और चीज़ आपने हथियार का भी पूछा है, देखिए रूस ने आज तक जितने भी हमें हथियार दिए हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की है, कुछ भी दिया है हमें, उसमें कोई कंडीशंस या शर्तें नहीं थी। वो सबसे अच्छी चीज़ है, मतलब उन्हें खुली छूट से हमें सब कुछ दिया। आप Su-57 में भी देखिए, अभी वो वर्ल्ड में पहला कंट्री है भारत जिसको वो रेडी है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए, और साथ में S-500 की। ये दिखाता है कि रिलायबल और ट्रस्टेड फ्रेंड है। अब बात करें अमेरिका की या वेस्टर्न पावर्स की, वो हर चीज़ नहीं देते हैं। आप देखिए GE F404 इंजन को कितना डिले किया है हमारे ये LCA प्रोजेक्ट में। और दूसरा अभी जो एमका के लिए भी है, वो फ्रांस से हमने बात की है, वो इंजन डेवलपमेंट के लिए, वो भी 10 साल लगेंगे। तो कहने का मतलब है TOT नहीं होती है, अगर होगी भी उसमें बोलेंगे 70% टेक्नोलॉजी और TOT की जाएगी, तो बड़े टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और डिले हो जाता है। तो ये तो पहला जवाब है। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा हथियार किसके अच्छे हैं। मैं ये बोलूँगा जैसे आप कंपेयर करिए Su-57 और F-35 को। अब इट इज़ लाइक यू नो, आप कोई भी कार के दो कार रखिए तो दोनों ही अच्छी हैं अपने अपने तरीके से। Su-57 की जो ट्विन इंजन है तो उसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है, डॉग फाइट के लिए बहुत अच्छा है, वो 5000 किलोमीटर की रेंज है और स्पीड उसकी ज्यादा है, मैक 2 है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि जो हथियार अभी रूस हमें दे रहा है और आगे देने वाला है, उन्हें हासिल करने के बाद भारत की ताकत कितनी बढ़ जाएगी, उसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। लेकिन उससे पहले, आज से 23 साल पहले अपने दर्शकों को बताएं कि NDTV के विष्णु सोम ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। और बातचीत में पुतिन ने इराक युद्ध, पाकिस्तान के परमाणु हथियार के खतरे और पाक प्रायोजित आतंकवाद को लेकर खुलकर अपनी राय रखी थी। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तब भी था, अब भी है, सुनिए जरा उसे। Welcome now to a very special episode of Talking Heads. Joining us for this is the President of Russia, Mr. Vladimir Putin. Mr. Putin, thank you so much for joining us for this very special episode of Talking Heads. We were speaking about a unipolar world and a multipolar world. Do you believe that America's actions against Iraq, at least its stated policy against Iraq, represents a unipolar, hegemonic interest, which is very different from what Russia believes to be the correct course of action? हमने अपने अमेरिकी पार्टनर से हमारा नजरिया साफ कर दिया है कि इराक नरसंहार का कोई हथियार न बनाए और उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं हो। हालांकि दुनिया काफी बदल गई है, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को लेकर पहले जिन संस्थानों का इस्तेमाल करते थे, वर्तमान हालात में भी उनका इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि उसमें और सुधार करना चाहिए। इन संस्थानों में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख है और उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं हो। हालांकि दुनिया काफी बदल गई है, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को लेकर पहले से जिन संस्थानों का इस्तेमाल करते थे, वर्तमान हालात में भी उनका इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि उसमें और सुधार करना चाहिए। इन संस्थानों में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख है, लेकिन हमारा ये भी मानना है कि इस समस्या के साथ कई दूसरे मसले भी हैं जो दुनिया के लिए खतरा है। उनमें से एक प्रमुख है पाकिस्तान में मौजूद नरसंहार के हथियार। हमारे सामने इसकी साफ तस्वीर है कि ये हथियार कहाँ हैं, किस हालत में हैं और भविष्य में उनका क्या होगा। दुनिया में कई और जगह हैं जिसको लेकर हम इराक जितने ही चिंतित हैं। And would you label Pakistan a state sponsor of terrorism? हम भारत के दोस्त हैं। हमारी दोस्ती किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये दो देशों के बीच की दोस्ती है जिसे आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में जो नेगेटिव प्रभाव डाला है वो किसी से छिपा नहीं है, जिसमें तालिबान का समर्थन भी शामिल है। और हमें ये अच्छी तरह पता है कि ओसामा बिन लादेन
न केवल तालिबान के साथ है बल्कि पूरे सिस्टम का हिस्सा है। And it is quite obvious, and we are fully aware of the fact that Osama bin Laden not just actively cooperated with Taliban, but he was part of the whole system. President Putin, in the past, you have spoken of a strategic relationship between India, China, and Russia. What really do you mean by this strategic relationship? Китай наш сосед, Индия. China is चीन हमारा पड़ोसी है और भारत हमारा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी है। relations with which are of utmost importance to us, and we think that we should try to. ऐसे में दोनों ही देश हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए दोनों देशों से द्विपक्षीय संबंध जरूरी हैं। Наша позиция заключается в том, что क्योंकि ये दोनों ही रिश्ता रूस के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा ये मानना है कि अब वक्त आ गया है कि भारत चीन, रूस चीन, भारत रूस बेहतर रिश्ते हों, लेकिन साथ ही हमारा मानना है कि इसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। вместе с тем я не думаю, что мы должны забегать вперед. बिना तैयारी के आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इस दिशा में एक एक कर कदम उठाना चाहिए जिससे इन तीनों देशों के बीच मधुर संबंध बने। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इस दिशा में काम हो कि तीनों देशों के आपसी संबंध जितने बेहतर हो सके। Why then, sir, if each relationship is of paramount importance to Russia, does Russia provide China with weaponry similar to what it provides India, for example, Sukhoi 30 fighters, Kilo-class submarines, advanced destroyers, when Russia is aware that India and China have a long-running border dispute? Россия активный участник рынка вооружений. Russia is an active player in. रूस अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में एक एक्टिव प्लेयर है, लेकिन हम सबसे अधिक हथियार नहीं बेचते। कई दूसरे देश हमसे अधिक हथियार बेचते हैं। Countries that sell much more weapons to great amounts than Russia. Это, собственно говоря, рынок высоких технологий. Здесь достаточно жесткая конкуренция. ये उच्च तकनीक वाला बाजार है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। У нас с Китаем тоже China we also share a very long border. Как вы знаете, and we too have had our border disputes. चीन के साथ भी हमारा एक लंबा बॉर्डर है। हमारे बीच भी बॉर्डर को लेकर विवाद रहा है, लेकिन वक्त के साथ हम इस विवाद को सुलझा रहे हैं। Я сказал, что на рынках вооружений идет достаточно напряженная. As I said, very tough competition is going on in international weapons markets. Вместе с тем, Россия не поставляет. And at the same time, Russia is not transferring, is not delivering weapons to conflict areas. And this is our rule. И мы стараемся придерживаться этих правил. And we try to abide by these rules. Между Индией и Китаем, слава богу, there is no conflict now between India and China, and I hope there will be no conflict in the future. И чем больше мы будем and the more we keep developing relations within the triangle to which you have referred, the more successful will we be in achieving that positive result.